भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा आज तक का जो हमें पूरी दुनिया में काम दिया गया है वो है G20 का बैठक करवाना। भारत के इतिहास में इससे बड़ा सम्मेलन हमने आयोजित नहीं करवाया है और ये हमारे प्रतिष्ठा का विषय है कि इसको सफलतापूर्वक आयोजित करना है। लेकिन इसके सामने कुछ बाधाएं ऐसी आ रही हैं जिसके कारण विशेषज्ञ जो हैं, जो विदेश नीति को और दुनिया को जानने वाले लोग हैं, वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ये सफल सम्मेलन हो जाए तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं होगा। इसके सफलता के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों को पार कर पाना लगभग में असंभव है और उस चुनौती का असर भी दिखने लग गया है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं करंट सिनेरियो, तो आप देखेंगे कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत नहीं आएंगे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन उन्होंने G20 सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया है। उनका कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। हो सकता है कि जॉय बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका भी आना लगभग में ना हो जाए, क्योंकि उनकी पत्नी शायद कोरोना से पीड़ित हैं और कोरोना हो सकता है एक कारण हो, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से इस G20 पर इसको सफल बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। दरअसल में अगर आप आज के दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया दो भागों में डिवाइडेड दिखती है। एक है वेस्ट और एक है नॉन वेस्ट, यानी कि एक पश्चिमी दुनिया दिखेगी, पश्चिम के समर्थन वाली दुनिया दिखेगी, जैसा लोग मानते हैं, जैसा चीन और रूस का नज़रिया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक है जो वेस्ट के विरोधी आपको दिखेंगे, जिसमें रूस और चीन जो है वो प्रमुख रूप से एक होकर खड़े हुए हैं। दरअसल में हो क्या रहा है, इस डिवाइड के कारण दुनिया में जितने सम्मेलन हो रहे हैं उनमें क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो ब्रिक्स हो तो ब्रिक्स में आपको दिखेगा कि G7 जो है, जो पश्चिमी प्रभुत्व और अमेरिका का प्रभुत्व वाला है ग्रुप, उसके विपक्ष में ब्रिक्स को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से जो G20 है, इसमें चूंकि पश्चिम का प्रभुत्व अधिक है, अमेरिका का प्रभुत्व अधिक है, इसलिए रूस और चीन जैसे जो देश हैं वो इसके जो प्रासंगिकता है, जो इसके रिलेवेंस है, उसको कम करने के लिए इस सम्मेलन में भाग ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हो क्या रहा है, हमारे लिए कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि हमारे देश में ये सम्मेलन होने वाला है और इसको सफल बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पिछले साल ये सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में ये सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर आपको पता ही है कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था और वहाँ पर अमेरिका, चीन, रूस राष्ट्रपति सभी ने लगभग में भाग लिया था। रूसी राष्ट्रपति को छोड़कर सभी ने लगभग में इंडोनेशिया में भाग लिया था। इसलिए अगला सम्मेलन जो भारत में हो रहा है, इसको सफल बनाना बहुत ही बड़ा चुनौती हो गया है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो हमारे अब रोज़ ही आएंगे, रोज़ ही मैं न्यूज़ का एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस के लिए ही ये चैनल है मुख्य रूप से, और बाकी फैक्ट तो हम लोग दूसरे चैनल पर कवर करते ही हैं। देखिए, मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ, तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है। मैं आपको बाकी चीज़ों पर भी ले जाऊँगा कि सबसे बड़ा जो बाधा है वो क्या है, उस पर मैं आपको सबसे अंत में ले जाऊँगा। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है कि इस साल जो G20 है सम्मेलन विवाद और चुनौतियों के साए में हो रहा है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो कुछ चुनौतियां तो यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कोरोना के बाद का जो वर्ल्ड है, इसकी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जैसे चीन के जो राष्ट्रपति भारत में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उसमें एक मुद्दा तो माना जा रहा है कि वो अमेरिका का प्रभुत्व है चूँकि इसमें, और भारत के साथ भी उनका सीमा विवाद चल रहा है, इसलिए वो नकार रहे हैं इस सम्मेलन को। लेकिन दूसरा एक कारण विशेषज्ञ कुछ अलग भी बता रहे हैं, वो है कि चीन की डूबती हुई इकॉनमी आज से ज़्यादा खराब कंडीशन में कभी नहीं थी इससे पहले पूरे इतिहास में। इसलिए अगर आज उसको बचाया नहीं गया तो आने वाले समय में और भी वर्स्ट कंडीशन हो सकता है। तो चूंकि अपनी इकॉनमी को संभालने के लिए वो देश छोड़कर अभी भी कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसका एक काट भी दिया जा रहा है कि क्या ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, तब उनकी इकॉनमी ख़राब नहीं थी क्या? बिल्कुल ख़राब थी। तो उस समय उन्होंने कैसे भाग लिया, तो ये कुछ काट बताए जा रहे हैं। यानी कि कोरोना के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उनमें इकॉनमी को लेकर भारत छोड़कर बाकी पूरी दुनिया जो है उसमें लगभग में सभी की इकॉनमी ख़राब चल रही है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है आपका महंगाई और मुद्रास्फीति का मुद्दा, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य के जो चीज़ें हैं, खाने वाले जो सामान हैं, फूड जो है, फूड सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा बाधित हो गया है पूरे दुनिया का, जिसके कारण से भारत जो है उसने भी गेहूं और चावल और चीनी जैसे प्रमुख उत्पादों के निर्यात पर लगभग प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। कुछ देशों को छूट भी दी है हमने, लेकिन ये दुनिया के सामने बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासतौर से रूस और यूक्रेन वॉर के बाद से। तीसरा जो संकट हो रहा है वो है रूस और यूक्रेन वॉर। इस वॉर के कारण से क्या हो रहा है, वेस्ट और नॉन वेस्ट में क्रिएट हो रहा है, पूरे दुनिया डिवाइड हो रही है। पश्चिमी समर्थक और पश्चिम के समर्थक जो नहीं हैं उनमें, भारत दोनों के ही हैं, लेकिन भारत के सामने इसलिए और भी ज़्यादा गंभीर मुद्दा बन गया है क्योंकि भारत ने अभी तक रूस की आलोचना नहीं की है यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो वीडियो लिंक के जरिए G20 सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और इसको संबोधित कर सकते हैं।
इसलिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है हमारे लिए कि किस प्रकार से हम यूक्रेन को इससे और यूक्रेन मुद्दे को इससे बाहर रखें। अभी ये मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल में। अगला कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सम्मेलन के दौरान अमेरिका और पश्चिमी सहयोगी देश बढ़ रही महंगाई, खासकर तेल खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए रूस पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं। G20 देश का अहम सदस्य है रूस, लेकिन इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उनकी जगह पर रूस के विदेश मंत्री जो सर्गेई लवरोव हैं वो भाग लेंगे इसमें। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इस सम्मेलन से जुड़ेंगे और रूस इससे भी नाराज़ हो सकता है और हमें उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना है, क्योंकि हमारे 65% जो सैन्य उत्पाद होते हैं वो एक ही देश से आता है। कहाँ से आता है? रूस से आता है। यानी कि रूस से नाराज़गी अपनी आर्मी को कमज़ोर करने के लिए सीधा सीधा सा कदम होगा हमारा। ओके, यूक्रेन के राष्ट्रपति को लेकर भारत ने अभी तक रूस की आलोचना भी नहीं की है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अभी तक आलोचना नहीं की है, आलोचना करेंगे भी हम क्यों? हमारा अपना मानना है कि जो रूस और यूक्रेन का वॉर है ये पूरी दुनिया के लिए समस्या नहीं है, एक क्षेत्र की समस्या है और हमारे आलोचना करने से या हमारे आलोचना नहीं करने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में अगर G20 सम्मेलन वैश्विक नेता प्रधानमंत्री मोदी पर रूस पर भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करने का दबाव बनेंगे तो भारत क्या रुख लेगा, ये भी देखने योग्य बात होगी। हम यहाँ पर इस मुद्दों पर फंस सकते हैं। अगला क्या है, कौन कौन से मुद्दे उठाएगा भारत, उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे कि और कौन सी बाधाएँ आ रही हैं हमारे सामने। देखिए, भारत जो मुख्य रूप से मुद्दे उठा रहा है वो विकासशील देशों के मुद्दे होते हैं। अभी तो पूरे विश्व के ही मुद्दे बने हैं, जैसे खाद्य का मुद्दा है, ऊर्जा सुरक्षा का है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्वास्थ्य को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिसको उठाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और इन चर्चा को शामिल करने के लिए विकासशील देशों को खास तौर से हमने तवज्जो दी है कि विकासशील देश अपना मुद्दा उठा सकें। आपको पता है कि G20 प्लस बन रहा है जिसमें अफ्रीका यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन, भारत के पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाने की पहल चल रही है। जैसे यूरोपियन यूनियन ही पूरा G20 का भाग है, उसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि G20 का भाग बन जाए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मानते हैं कि भारत के पास वैश्विक मुद्दों की अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा मौका होगा ये। स्वर्ण सिंह कहते हैं कि भारत ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो या प्रधानमंत्री ने पिछले साल ग्लासगो में जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात की थी, लाइफ पहल की बात की थी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात की थी, ये बिल्कुल ही सही बात है। इतने बड़े मंच से अपनी बात कहने का और उसको एक दिशा निर्देश देने का भारत अब अगले सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है, तो भारत ही इसका एजेंडा तय कर सकता है और एजेंडा तय भी है हमारा लगभग में कि विकासशील देशों के जो मुद्दे हैं या ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है उसको हम प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेंगे G20 सम्मेलन में। ओके, अब चलते हम लोग देखते हैं कुछ और बाधाएं कौन कौन सी आ रही है हमारे सामने। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में रूस और चीन के विरोधी रुख के कारण संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महीने पहले विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी G20 की, जिसमें जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है वो जारी नहीं हो पाया था। इसलिए भारत में जो G20 के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसको लगभग में विफल माना जाता है कि वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पश्चिम के जो देश थे वो दबाव बना रहे थे भारत में कि आप ज्वाइंट जो स्टेटमेंट जारी करेंगे उसमें रूस की आलोचना करनी पड़ेगी, जबकि भारत ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि भारत में जो G20 सम्मेलन हो रहा है इसमें हम रूस की क्या किसी भी देश की आलोचना करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन का मुद्दा जो है, यूरोप का मुद्दा है, ये पूरे दुनिया का मुद्दा कतई नहीं है, इसको हम यहाँ पर नहीं उठाना चाहते। दुनिया के सामने और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं और वही उठाना भी तार्किक होगा। इसके कारण से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था, क्योंकि उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के कारण हमारी अपनी विदेश नीति जो है वो खराब हो सकती थी रूस के साथ में। जैसे जैसे शिखर सम्मेलन नज़दीक आता जा रहा है, भारतीय वार्ताकार गतिरोधों का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संयुक्त विज्ञप्ति का महत्व क्या होता है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट ये होता है या ज्वाइंट रूप से क्या जारी किया जाता है, एक लक्ष्य तय की जाती है या एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या निकलेगा इस सम्मेलन से, उसका महत्व बहुत ही होता है। किसी भी सम्मेलन का निष्कर्ष तो वही स्टेटमेंट ही होते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि इस सम्मेलन से हमने क्या प्राप्त किया और आने वाले सम्मेलन के लिए क्या लक्ष्य रखा जाएगा। ओके, G20 समूह
जिसमें विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, परंपरागत रूप से आम सहमति तक पहुंचने के साथ प्रत्येक शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त घोषणा जारी करने में सफल रहा है आज तक। लेकिन हमारे विदेश मंत्रियों के सम्मेलन जो हुई G20 में, उसमें हम इसमें सफल नहीं हुए थे। अभी राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। भारत की अध्यक्षता में ऐसा न होने की स्थिति में इसके मौजूदा स्वरूप में G20 की स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं। पहले शिखर सम्मेलन जैसे 2014 में ब्रिस्बेन, 2022 में इंडोनेशिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः एक दस्तावेज तैयार करने में सफलता मिली थी। अभी हम वो दस्तावेज तैयार नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें बाधा कौन बन रहे हैं? तो रूस और चीन जो हैं, जो G20 के महत्वपूर्ण मेंबर्स में से एक शामिल हैं। रूस जो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, और चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, आर्मी के मामले में भी दूसरा है, रूस आर्मी के मामले में चौथा है। उन देशों की अगर इसमें ज्वाइंट भागीदारी में सम्मेलन नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा? G20 के रिलेवेंस पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि G20 वाकई प्रासंगिक है भी या नहीं है। चुनौती के बावजूद शेरपा अगस्त 2023 से दिल्ली घोषणा के लिए मसौदा वार्ता तैयार करने के लिए तैयार हैं। जो शेरपा होते हैं, जो पूरा इसको अच्छे से कंक्लूड करते हैं पूरे सम्मेलन को, वो कोशिश कर रहे हैं अगस्त से ही, इसी महीने, पिछले महीने से ही, कि किसी भी तरीके से ज्वाइंट जो विज्ञप्ति होगा उसको क्यों न तैयार किया जाए। शेरपा मतभेदों के क्षेत्र को संबोधित करने का प्रयास करेंगे, जिससे ऋण स्थिरता पर अमेरिका चीन तनाव, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना को लेकर गोपनीयता के मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों को भी डिस्कस किया जाए। थोड़ा सा डेटा को लेकर भी इसमें बात हो रही है कि डिजिटल अवसंरचना जो होगा, ये मानव की और देश की बुनियादी अवसंरचना होगा, बेसिक नीड बन जाएगा, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जिस तरह से देश को सड़क चाहिए, जिस तरह से देश को पानी का पाइपलाइन चाहिए अपने देश को चलाने के लिए, भोजन के लिए सप्लाई चेन चाहिए, उसी प्रकार से डेटा को भी स्टोर करने के लिए और डेटा को गोपनीयता बनाए रखने के लिए डेटा की हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग हो गया है। इसको लेकर भी इसमें वार्तालाप हो सकता है। यूक्रेन मुद्दे के संबंध में अधिकारी भू राजनीतिक मुद्दों के लिए रिक्त स्थान अपना सकते हैं, जब तक कि अधिकतम बिंदुओं पर सहमति न बन जाए तब तक के लिए। G20 दस्तावेज पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या है? अब भारत का रुख यहाँ पर समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपसे कोई पूछता है जनरली कि भारत का क्या रुख है और दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा है इससे क्या मायने हैं, क्या ये वाकई सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भारत के क्या रुख हैं जिसके कारण से भारत इन रुखों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ देश हैं जो इसको विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम के जो देश हैं वो रूस की आलोचना करवाना चाहते हैं, जबकि भारत जो है वो रूस की आलोचना नहीं करना चाहता है। चीन और जो रूस हैं वो पश्चिम के प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं, और इन सभी के बीच में हमारा जो दिल्ली का सम्मेलन है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, बाली पैराग्राफ को बनाए रखना। अब तक भारत ने उनके निर्माण में कठिन परिश्रम का हवाला देते हुए अपने दस्तावेज बाली पैराग्राफ, बाली 2022 शिखर सम्मेलन G20 नेताओं की घोषणा को शामिल करना जारी रखा है। इस पैराग्राफ में यूक्रेन पर रूस के युद्ध की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का संदर्भ तथा बयान शामिल है। अधिकांश सदस्य संघर्ष की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जिस देश ने आयोजित किया है इस सम्मेलन को, वही इस युद्ध की निंदा नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ी बाधा बन रही है यहाँ पर। भारतीय प्रधानमंत्री का वाक्यांश, यह युग युद्ध का नहीं है, का उपयोग भी सार्वभौमिक माना जाता है तथा किसी विशिष्ट देश या संघर्ष से संबंधित नहीं है। हमने रूस के सामने ये चीज़ बोला था कि ये जो युग है ये युद्ध का नहीं है, तो हमने रूस को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया था, हमने पूरी दुनिया के लिए ये शब्द युद्ध किया था कि चाहे अमेरिका है वो अफ्रीका में युद्ध को भड़काने की कोशिश करे या अफगानिस्तान में युद्ध करे, चाहे वो रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करे, चाहे वो चीन जो है वो ताइवान पर युद्ध थोपे, हमने सभी के लिए बोला था। ग्लोबल रूप से ये बयान दिया था हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कि ये जो युग है ये युद्ध का बिल्कुल भी नहीं है, ये शांति का युग है, और इसमें कहीं एक जगह भी झड़प होता है तो पूरे वर्ल्ड पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज की बात करते हैं हम लोग, तो ग्लोबल विलेज में क्या होता है, किसी भी के यहाँ झगड़ा लड़ाई होगा तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ता है। अधिकांश मुद्दे हेतु न कि सुरक्षा मुद्दों के लिए देखिए आर्थिक मुद्दे लिखा हुआ है। G20 सुरक्षा मुद्दों के लिए मंच नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा चिंताओं से उत्पन्न आर्थिक मुद्दों के लिए मंच है, जैसे ईंधन, खाद्य, उर्वरक की कीमतों पर यूक्रेन युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत ने एक बात स्पष्ट कहा है कि देखिए G20 जो है ये नाटो के जैसे या किसी और संगठन के जैसे एक सैन्य मंच नहीं है, युद्ध का मंच नहीं है। दरअसल में ये दुनिया की बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। G7 जो है वो दुनिया के 7 देश के अर्थव्यवस्थाओं को डिस्कस करने के लिए मंच बनाया गया है। जो ब्रिक्स है वो अर्थव्यवस्थाओं के लिए बनाया गया मंच है।
G20 जो है वो दुनिया के 20 इकोनॉमी जो है उनका मंच है कि आप इकोनॉमी की जो समस्याएं आ रही उनको डिस्कस कीजिए, वो किस कारण से आ रही उस कारण को डिस्कस कीजिए। आप ये युद्ध का मंच मत बनाइए इसको, ये युद्ध के लिए डिस्कस करने के लिए हमने मंच स्थापित नहीं किया है। ये भी मुद्दा रखा है भारत ने कि देखिए आप रूस यूक्रेन युद्ध को इसमें खींचना चाहते हैं, लेकिन दरअसल में आप इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं कि उस युद्ध के कारण खाद्य संकट पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसको किस प्रकार से समाधान करना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूक्रेन संघर्ष के लिए विकासशील देश जिम्मेदार नहीं है। भारत ने यह भी बोला है कि यूक्रेन जो संघर्ष है उससे विकासशील देशों का क्या लेना देना है। और G20 का ये जो सम्मेलन है ये विकासशील देश में हो रहा है। इससे पहले का सम्मेलन विकासशील देश में इंडोनेशिया में हुआ था, और इसके बाद का जो सम्मेलन है वो भी विकासशील देश में ही होने वाला है। इसलिए विकासशील देशों का मुद्दा तो कतई नहीं है रूस और यूक्रेन का मुद्दा, ये पश्चिमी देशों का मुद्दा हो सकता है, और लेकिन विकासशील देशों का ये मुद्दा कतई नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है पर्यावरण, हमारे लिए मुद्दा है फूड सप्लाई चेन, हमारे लिए मुद्दा हो सकता है इकोनॉमी, हमारे लिए मुद्दा हो सकता है पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें जिसको टैकल करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बजाय भारत अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंग आधारित सशक्तिकरण, बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार जैसी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। हम रूस यूक्रेन पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। रूस और चीन का विरोध क्यों है इसमें? रूस और चीन यूक्रेन को लेकर विज्ञप्ति का आधार विरोध करते हैं। रूस का तर्क है कि बाली घोषणा पत्र अब वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। रूस का क्या तर्क है कि बाली घोषणा पत्र जिस समय जारी किया गया वो समय अलग था, आज के स्थिति के हिसाब से वो जारी नहीं किया गया था, इसलिए वो आज की चीज़ों को बिल्कुल नहीं दिखाता है बाली घोषणा पत्र, क्योंकि इसमें यूक्रेन के लिए अमेरिका और यूरोपीय सैन्य समर्थन में वृद्धि तथा रूस के खिलाफ बढ़े हुए प्रतिबंध शामिल हैं और प्रासंगिक विकास को छोड़ दिया गया। उसने बोला कि इसमें रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन चीज़ों की बातें शामिल है बाली कॉन्फ्रेंस में, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। रूस पर किस बात का प्रतिबंध लगना चाहिए? अमेरिका भी तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो क्या रूस का हक नहीं बनता है कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है तो वो भी युद्ध लड़े? तो एक देश पर प्रतिबंध लगाने की आप बात करते हैं, दूसरे देश पर आप लोकतांत्रिक देश होने का समर्थन करते हैं, तो ये क्या है? तो ये तो एक डुअल नेचर को भी दिखाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा रूस का कहना है कि उस समय का सिनेरियो अलग था जब इस पर जारी किया गया था बाली कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र। अगला देखिए क्या है कि चीन का तर्क है कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे पिछले 2 दशक में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है। चीन का भी वही कहना है कि इसमें भू राजनीतिक जो मुद्दे हैं, जियोपॉलिटिक्स जो मुद्दे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और इशू हो, उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। इसमें केवल चर्चा होना चाहिए आर्थिक मुद्दों को लेकर, और उसी को लेकर चर्चा होने से इस संगठन की जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई रहेगी। G20 क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना 1999 में की गई थी। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दा पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। वर्ष 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राज्य सरकार के स्तर तक, उन्नत राज्य या सरकार के स्तर तक, गवर्निंग बॉडी तक जो सर्वोच्च होता है उस तक ले जाने की कोशिश की गई थी। इसको 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नामित किया गया था। G20 में 19 देश शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद से तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है, EU जो पूरा का पूरा है, EU में बहुत सारे देश हैं, ये सारे के सारे शामिल हैं किसमें? तो ये शामिल हैं G20 में। ओके, G20 सदस्य विश्व की लगभग 2/3 आबादी, 85% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक निवेश का 75% से अधिक व्यापार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसलिए से G20 का महत्व है, और मूल रूप से ये आर्थिक संगठन था जिसको राजनीतिक बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है, और यही संकट है जो भारत को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वर्ल्ड सिनेरियो में हमारे पास इसका सम्मेलन, इसका अध्यक्षता आया, जिस समय में इसका सम्मेलन करवाना वाकई बहुत कठिन काम है। आगे की राह क्या हो सकती है कि भारत यूक्रेन संघर्ष पर साझा आधार तलाशने के लिए इंडोनेशिया और ब्राज़ील समेत अन्य G20 देशों से सुझाव मांग रहा है। गतिरोध को सुलझाना में नेताओं, विशेषकर भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कूटनीतिक प्रयास भी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, और किया भी है। 2023 में जो अभी पिछले महीने ही जो ब्रिक्स की बैठक हुई है उसमें चीन के राष्ट्रपति ने भाग लिया, लेकिन अब वो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए स्थिति प्रतिकूल बन रही है कि हमारा
हमारा G20 सफल होगा या नहीं होगा। बाकी सम्मेलन होने के बाद देखिए ज्वाइंट आपका स्टेटमेंट जारी होता है या नहीं होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपने हिसाब से एनालिसिस अच्छी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सुधार करना हो तो फीडबैक दे सकते हैं आप। थैंक यू सो मच आप सभी का।